फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर में पूछे गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें दे रखा है विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, जिसे विकास का अधोगामी का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर एक जो है छोटा बच्चा है, अगर आप उसको कोई बॉल लाने को बोलते होंगे तो वो क्या करेगा, अपने दोनों हाथों से पकड़ करके उस बॉल को लाएगा। बट बाद में क्या करता है, वो अपनी उंगलियों का यूज़ करके भी उस बॉल को ला सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा जो विकास है वो बाहरी भाग से केंद्र की तरफ हो रहा है। ठीक है, यानी बच्चा पहले अपनी बड़ी मसल्स पे काबू पा रहा है, उसके बाद में जो उसकी छोटी छोटी मसल्स है उनका भी यूज करके वो किसी काम को कर ले रहा है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन भी आपका दे रखा है, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो दे रखा है विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, इसे कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, इसे मापा नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ हद तक जो है प्रिडिक्टेबल है, इसका कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, बट इसे मापा नहीं जा सकता। मापा किसको जाता है, हमारी ग्रोथ को। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दे रखा है आपको, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, न आनुवंशिकता से न पर्यावरण से। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारी आनुवंशिकता और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो जो बच्चे का भाषाई विकास है वो किससे प्रभावित होगा, उसके आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दे रखा है आपको, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। इसमें से बताना है कौन सा जो है, कौन कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी, ए, बी और सी, ए, बी और डी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको दे रखा है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। बच्चे क्या है, जानकारी के लिए सक्रिय प्राप्त करता है। ठीक है, एक्टिव बच्चे को जो है सीटेट के एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो बच्चे को हमेशा सेंटर में रखें। ठीक है, बच्चा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो ये क्या है, आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखिए, तीनों ही ऑप्शन में आपका ए दे रखा है, तो जहाँ जहाँ पर ए है वो तो आपका पहले ही कट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपको बचता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको अगर कुछ नहीं भी पता है, एक ऑप्शन के बारे में भी पता है, तो बाकी के ऑप्शन जो है आप खुद ब खुद जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर दे रखा है बच्चे समस्या समाधान करता है, जो कि करेक्ट है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, यानी बच्चे क्या लिटिल साइंटिस्ट है, ये कौन कहता है, जीन प्याजे। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। बच्चा पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। ठीक है, एक्टिव जो है खोज करता है, तो यहाँ पे
बी सी डी जो है आपका करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है प्रभावशाली रहेगी। ठीक है, इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, इसमें पूछा है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण से सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां शिक्षक एकाधिकारी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहां शिक्षक सारे अधिगम से आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, तो किस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे, जहाँ पर उनके अनुभवों को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर उन्हें लगे कि वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे भी क्या है, महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीटेट के एग्जाम में जब भी बच्चा जहाँ पर भी एक्टिव है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा था आपका थर्ड ऑप्शन में, जहाँ बच्चे सारे अधिगमों से आगे होता है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों से आगे होता है और विद्यार्थी निष्क्रिय। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहले ही आपका कट हो जाएगा, बच्चा कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको अगर देख लीजिए तो सेकेंड ऑप्शन में भी दे रखा था, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित हो और बल दिया जाता है। तो ये किसी भी तरीके से जो है सही नहीं है कि आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए ही प्रेशर करो। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के के बारे में क्या पता चलता है। बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। इसमें बताना है आपका कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है, बी और सी, ए बी और सी, केवल बी, ए और बी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है आपके, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर कौवे को देख रहा है तो वो क्या कह रहा है कि यह एक पक्षी है, यानी कि बच्चे की जो स्मृतियां हैं वो पहले से ही भंडारित होती है, जैसा कि जीन प्याजे भी कहते हैं। ठीक है, जो स्कीमा होते हैं हमारे अंदर वो क्या होते हैं, पहले से ही जो है बॉक्सेस के रूप में होते हैं। उसके बाद में दे रखा है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय जो है विकसित हो चुका है, तो ये भी आपकी बात सही है, तभी तो वो बता रहा है कि एक पक्षी है। ठीक है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो ये तीनों ही क्या है आपकी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा
क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त करना प्रेरित करने के कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। चलो उसे करने से पहले समाप्त कर लो। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, भीतरी प्रेरणा की बात हो रही है। तो उसके लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की तो यही जो है आपका करेक्ट है, क्योंकि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। वो क्या कर रही है? अभ्यर्थी को ये बोल रही है कि अगर तुम इस काम को करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे सीख जाओगे। ये क्या हो गया? हमारा इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जो कि बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त करना कर प्रेरित करने से कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही दे रखा है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगर बात करें फर्स्ट की तो यहाँ पर दे रखा है तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? ये आंतरिक प्रेरणा नहीं है आपकी, ये बाहरी मोटिवेशन है। ठीक है, ये क्या है आपका? एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसका मतलब कि शिक्षिका क्या कर रही है? यहाँ पर कंपैरिजन कर रही है। तो ये आपका किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। उसके अंदर दे रखा है काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। तो ये क्या है? रिवॉर्ड दे रही है। रिवॉर्ड के लिए ही बच्चा हमेशा उस काम को करेगा। तो ये भी क्या हो गया आपका? एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, जब आप बाहर की चीज़ों के लिए किसी काम को करते हो, जैसे कि टॉफ़ी मिल गई, शाबाशी के लिए पेरेंट्स शाबाशी दे देंगे अगर मैंने एग्ज़ाम में टॉप कर लिया तो ये सब क्या है? हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा। ठीक है, अगर हम किसी काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट है, हमारी रुचि है, तो ये क्या होता है? हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, हम अंदर से मोटिवेटेड है, हमें मोटिवेशन के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके गलत थे। उसके बाद में दे रखा है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो ये भी क्या हो गया? आपका कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 8 की बात कर लेते हैं। ये आपका दे रखा है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके मोटिवेशन से ही बना, बट थोड़ा सा घुमा करके। ठीक है, तो आप आई होप कि आप इसका जो है आंसर ईजिली दे पाओगे, क्योंकि मैंने अभी आपको जो है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही मोटिवेशन के बारे में बताया। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाला इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, उनमें चिंता और डर पैदा कर। तो देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है योगियात्मक परीक्षण से। तो ये जो है किसी भी तरीके से बच्चे में प्रतियोगिता, ठीक है, जो है इस तरीके की प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे का एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। तो ये भी क्या है? यहाँ पर गलत है। उसके बाद में दे रखा है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर टॉफ़ी, जैसे कि टॉफ़ी। तो अगर बच्चे को हम बाहरी इनाम देकर कोई शाबाशी वगैरह, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो ये सब क्या है? हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, तो ये भी गलत है। उसमें चिंता और डर पैदा करके, तो जब आप बच्चे में चिंता पैदा कर देंगे, डर पैदा कर देंगे, तो वो कहाँ से पढ़ पाएगा? ठीक है, तो ये भी क्या है आपका गलत। किसी भी तरीके से जो है बच्चे को डांटना, धमकाना, डराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को क्या करना है? बच्चों को सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है। ठीक है, तो देखिए जो कि आपको
ये वाला गलत है, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें हम तो प्रोग्रेसिव टीचर, ठीक है, प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ठीक है, कब, यहाँ पर दे रखा है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तो रटकर याद करना हमें कभी भी रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, जो कि आपकी एनईपी भी कहती है 2020, आरटीई भी कहता है राइट टू एजुकेशन कि हमें रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है, हमें किसको बढ़ावा देना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को, बाल केंद्रित शिक्षा को। ठीक है, बच्चे को क्या करना है, एक्टिव रखना है, जिज्ञासु रखना है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है शिक्षण पद्धति तैयार करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। सेकंड है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करे। तो कभी भी डरा धमका कर बच्चे को इसलिए जो है डराना नहीं चाहिए कि वो आपका सम्मान करे। ठीक है, बल्कि आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप उसको पढ़ाइए चीज़ों को। ठीक है, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंड का प्रयोग हमें नहीं करना है। सीटेट के एग्जाम में बच्चा क्या है, बच्चा भगवान का रूप है, कभी भी उसको दंड नहीं देना है। तो ये भी क्या है आपका गलत है। उसके बाद में दे रखा है ऐसा काम करने के लिए से परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। तो ये भी क्या है आपका गलत है, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, अंक पर ही फोकस करेगा, जो उसके अंदर की जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, वो तो बाहर आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। प्रोग्रेसिव स्कूल के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है आपसे। तो ऑप्शन दे रखा है शारीरिक दंड, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा उदाहरण जो है प्रभावशाली विद्यालय का है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे को शारीरिक दंडित नहीं करना है, प्रतियोगितात्मक कक्षा यानी हमें प्रतियोगिता नहीं करानी है। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना है बच्चे में, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन किसी और से, बच्चे की खुद की लर्निंग के साथ में आप बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे कह दो कि देखो उस बच्चे ने तो 30 मार्क्स पाए हैं, तुम्हारे 20 ही आए हैं। तो तुलना नहीं करनी है हमें बच्चे में, कभी भी कंपैरिजन नहीं करनी है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। ठीक है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, जो कि बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। विकासशील पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो जो विकास का सिर पदाभिमुखी, हमें नाम से ही पता चल रहा है सिर पदामुखी मतलब सिर से पैर की ओर, सेफलोकॉडल। तो ये आपका विकास कैसे चलता है, सिर से पैर की ओर। तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो जो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील, ठीक है, सबसे जो सेंसिटिव पीरियड होता है वो आपका कौन सा होता है, प्रारंभिक बचपन का समय, जिसकी अवधि कितनी होती है
ठीक है। 2 से 6 वर्ष ये क्या होता है, सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है हमारे भाषा विकास के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा है सीटेट के एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई तरीकों से पूछा हुआ है, तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आप इन चीज़ों को करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रामबाण की तरह है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को इग्नोर मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, आपकी जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी और आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम में ईजिली करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता है तो वहाँ पर एलिमिनेशन के थ्रू जो है आप ऑप्शन तक पहुँच जाओगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो देखिए जो बच्ची है उसकी जो क्षमता है वो किसके बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी, उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो देखिए गौड़वाहक, गौड़वाहक का मतलब आपका क्या पूछ रखा है, द्वितीयक कारक, ठीक है। द्वितीयक कारक यहाँ पर आपसे पूछ रखा है, ठीक है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, जो हमारा समाजीकरण होता है, इसके 2 कारक होते हैं, एक होता है द्वितीयक, ठीक है, और दूसरा एक होता है आपका प्राथमिक, प्राथमिक होता है और उसके बाद में क्या होता है, एक द्वितीयक होता है। तो जब भी प्राथमिक कारक की बात हो, ठीक है, प्राथमिक कारक की बात हो तो इसमें हमेशा ही फैमिली आपकी आएगी, ठीक है। और द्वितीयक कारक की बात कर ले, अगर हम सेकंड कारक की बात कर ले तो इसमें हमेशा आपका स्कूल हो गया, ठीक है, ठीक है। स्कूल जो है हमेशा सेकेंडरी कारक में आएगा। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है बट आप इन 2 चीज़ों को एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि परिवार आपका प्राथमिक कारक के अंतर्गत और स्कूल जो है आपका सेकेंडरी कारक के अंतर्गत आता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर गौड़वाहक यानी द्वितीयक कारक के बारे में पूछा है आपसे। तो देखिए परिवार तो आपका प्राथमिक में आता है तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन, ठीक है। इसमें भी परिवार दे रखा है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में दे रखा है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, तो देखिए ये भी जो है आपका नहीं होगा। विद्यालय और पास पड़ोस जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके द्वितीय कारक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, और उसके बाद में ऑप्शन 4 दे रखा है संतुलन, ठीक है। तो अगर हम बात करें ले वाइगोत्स्की की तो ये किसकी बात करते हैं, SCL सोशियो कल्चरल लैंग्वेज, सोशल समाज की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की आपकी बात करेंगे। तो आप इन 3 चीज़ों को याद रख लीजिएगा, सोशल कल्चर लैंग्वेज, ठीक है। सोसाइटी की बात करेंगे, कल्चर संस्कृति की बात करेंगे और भाषा की बात करेंगे। इनकी जो थ्योरी है उसका भी नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो अगर हम लेव वाइगोत्स्की की बात करें यहाँ पर तो जो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारक है वो क्या है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेकंड दे रखा है मानसिक प्रारूपों स्कीमास का समायोजन, तो ये आपका किसके द्वारा दिया गया है, पाइगेट यानी कि पियाजे के द्वारा जो है ये बताया गया है। संतुलन भी आपका पियाजे के द्वारा दिया गया शब्द है। उद्दीपक
अनुक्रिया युग्मन, तो ये जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। तो आपको अगर ऑप्शन नहीं पता है तो ये आपको पता चल गया प्याजे का, ये थॉर्नडाइक, ये भी क्या है प्याजे का। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका करेक्ट है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो देखिए, जब किसी एज में यानी कि जो नैतिक तर्क है उसमें सोपान की विषय वस्तु की किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके जो है माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये किसके अंदर है, आपका गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनः वर्णन, शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो पुनः वर्णन की बात तो जीन प्याजे नहीं करते हैं आपकी। ये किसकी बात करते हैं, जिसमें बच्चा क्या एक्टिव हो, ठीक है, सक्रिय हो, खोज करे किसी चीज़ की, यानी शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और अनुकूलन के रूप में। उसके बाद में दे रखा है सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो देखिए, जो जीन प्याजे हैं आपके, उनकी इनसे रिलेटेड आप दो चीज़ें याद रखिएगा। एक होता है आपका असिमिलेशन यानी समायोजन, ठीक है, एक होता है आपका अकोमोडेशन यानी कि समायोजन। ठीक है, अकोमोडेशन का मतलब समायोजन, असिमिलेशन का मतलब क्या होता है, समावेशन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें समावेशन यानी असिमिलेशन आपका क्या होता है, जब हम अपने पुराने अनुभव में किसी नए अनुभव को जस्ट ऐड कर लेते हैं तो वो क्या होता है हमारा समावेशन। ठीक है, बट अकोमोडेशन यानी समायोजन आपका क्या होता है, जब हम अपने पुराने अनुभव में नए अनुभव को मॉडिफिकेशन के साथ, संशोधन के साथ जो है ऐड करते हैं तो वो क्या होता है हमारा समायोजन। ठीक है, तो आपको इन दोनों पॉइंट में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा जो है गलती यहीं पर करते हैं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन में। तो आप इनका नाम जो है इंग्लिश में ही याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में जो है आपको जो वर्ड है वो चेंज देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें समावेशन की तो इसमें क्या होता है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जस्ट ऐड कर लेना। अकोमोडेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को संशोधन मॉडिफिकेशन के साथ में ऐड करना, ये क्या होता है आपका समायोजन। ठीक है, तो इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन करने के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इसमें आपका बताइए, मैंने अभी आपको बताया कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, इसमें दे रखा है कृषि प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। नियामक
है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है कि कक्षा में की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराता है और अधिगम को सुगम बनाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी खोज को क्या कर रहा है? वो प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछ रखा है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। तो देखिए, अगर हम हावर्ड गार्डनर की बात करें तो ये किसका सिद्धांत दिया है? आपकी मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, जो कि क्या सुझाता है आपका कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को जो है वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, जिसमें कि आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कितने टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी? इन्होंने तो 11 जो है 12 टाइप दिए, बट जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में गिवन है वो 8 टाइप है। तो आप 8 ही टाइप जो है यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन। इनमें से आपके कितने सही हुए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। देखिए, जो इसका पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी। आप जो है वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ कर के इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करिएगा और इसका मैं आपको आंसर भी भेज दूंगी, वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा। तो एक बार इन क्लासेस को देखिए, उसके बाद में आप इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करिए और डेफिनेटली आप अपने सीडीपी के एग्ज़ाम में जो है सीडीपी के सब्जेक्ट में जो है अच्छा स्कोर करोगे। क्योंकि अगर आपका ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो 90 नंबर की तो आपकी पेपर 1 में पेडागॉजी ही आती है, आपका सीटेट का एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।